जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक आज हुई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार इस बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचे। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, लेकिन जदयू राज्य कार्यकारिणी की ये बैठक कितनी अहम है क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं और राज्य में जनसुराज ने भी एक नई पार्टी बना ली है। तो ऐसे में अब 3 मोर्चे यहां पर नजर आ रहे हैं। उसमें जदयू कि जो ये बैठक हुई है, कार्यकारिणी की ये बैठक हुई है, ये कितनी अहम रही, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बिहार संपादक एसके राजीव पटना से जुड़े हुए हैं। राजीव जी, अब जब जदयू राज्य कार्यकारिणी की ये बैठक उस समय होती है जब तीसरी पार्टी का ऐलान होता है, एक तीसरे मोर्चे का ऐलान होता है, ऐसे में ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण मान रहे हैं? नहीं, देखिए आसिया जी, इस वक्त हम जेडीयू कार्यालय के समक्ष मौजूद हैं और कार्यकारिणी की जो बैठक है वो समाप्त हो चुकी है। कार्यकारिणी में 6 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिसमें कि जो पहला मुद्दा है वो ये है कि एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना करके रखा जाए, क्योंकि अभी अगले साल बिहार में चुनाव होना है, फिर अभी 2 महीने बाद झारखंड में चुनाव होना है। और कल आपने हिमंता बिस्वा शर्मा का एक बयान सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि तमाम राजनीतिक दलों के साथ उनकी बातचीत हो चुकी है, सिर्फ जेडीयू के साथ जो है वो उनकी बातचीत नहीं हुई है और जेडीयू के साथ उनकी बातचीत जो है वो अंतिम स्तर पर है और उसके बाद फिर से झारखंड चुनाव में। तो जेडीयू भी ये चाह रही है कि झारखंड चुनाव जो है वो लड़े, चूंकि आपको याद होगा कि जब झारखंड अलग हुआ था उस समय जब जेडीयू वहां से चुनाव लड़ी थी तो 3 सीट वहां पर मिला था और उसके बाद जेडीयू का जनाधार झारखंड में लगातार घटता गया। तो आज राज्य कार्यकारिणी की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, हमारे साथ बात करने के लिए छोटू सिंह मौजूद है, कार्यकारिणी के मेंबर भी हैं। छोटू जी, आज आप पूरे मीटिंग में मौजूद रहे, कार्यकारिणी की बैठक में क्या क्या चर्चा हुई? देखिए, कार्यकारिणी में तो सबसे पहले 2025 में हमारे नेता एनडीए के नीतीश बाबू हैं और सभी हमारे जो राज्य कार्यकारिणी में जो भी हम लोग के पास जो हमारा नेता काम किया है उसको लोगों को बताना है, पहले क्या था अब क्या है, पहले लोग कैसे रहा, अब हमारे नेता के रीजन में लोग कितना अमन चैन शांति, बिहार एकदम माने समझिए कि बिहार के लोग अगर बाहर जाता है तो उसको क्या मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलता है, पहले क्या होता था। और हम लोग मजबूत से एनडीए के साथ रहेंगे और मजबूती से हम लोग फिर से नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो एक जो महत्वपूर्ण चर्चा है कि झारखंड में भी आप लोग चुनाव लड़ेंगे, अभी राजा पीटर भी ज्वाइन किए हैं आप लोगों की पार्टी में, नीतीश जी से मिलकर के भी गए हुए थे वो, तो झारखंड को लेकर क्या कुछ चर्चा हुई? देखिए, झारखंड के प्रभारी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष निर्णय लेंगे, लेकिन ये तय है कि एनडीए के साथ ही हम लोग झारखंड में भी लड़ने जा रहे हैं। ये मेरा जो अपना लगता है और हम जो देख रहे हैं, कोई अलग नहीं लड़ेगा, चाहे जदयू हो चाहे चिराग जी का पार्टी हो, सब हम लोग एक साथ लड़ेंगे। एनडीए में एकदम जिस तरह से मजबूती होता है ना, एकदम पूरा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, नीतीश बाबू, चिराग जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सब हम लोग एक साथ हैं और हमको लगता है एक साथ ही लड़ेंगे। झारखंड में कितनी सीटों को लेकर के बात चल रही है? अब ये हम अभी कोई राष्ट्रीय पदाधिकारी नहीं है, हम तो राज्य कार्यकारिणी में राज्य में है। बिहार के बारे में आप हमसे पूछिएगा, जैसे अभी हम लोग बिहार में एक नया युद्ध चला गया हम लोग के तरफ से, बिहार के जनता की तरफ से, कि नीतीश बाबू को जल्द से जल्द भारत रत्न मिले। ये बहुत बड़ा सवाल अब हो गया है बिहार में, क्योंकि बिहार क्या था पहले आप भी जानते हैं। जिस बिहार में सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, स्कूल में पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं था, टीचर नहीं था, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं था, नर्स नहीं था, आज बिहार को इतना बदलाव करने वाले व्यक्ति को ही ना, जो समाज में काम करता हो, जो अच्छा काम करे। नीतीश बाबू एक ऐसा नेता है जिनके ऊपर ना परिवार का दाग लगा, ना कोई भ्रष्ट का दाग लगा। ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न के लिए हम लोग सब मांग कर रहे हैं। छोटू जी, वो तो मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा पोस्टर भी दिखाइए। छोटू जी का ये पोस्टर है सामने ही, देखिए, ये कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि ये जेडीयू कार्यालय के सामने जो है वो जदयू महासचिव हैं छोटू सिंह, और देखिए उन्होंने भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। तो ये जेडीयू कार्यालय के सामने ही ये पोस्ट लगा हुआ है और छोटू जी भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। छोटू जी, ये पूरे पटना के सभी चौक चौराहे पे पोस्टर लगा हुआ है और ये छोटू सिंह नहीं, ये सब लोग का डिमांड है। अमर जी हो, पंकज जी हो, शिवशंकर भाई हो, वकील खाम हो, संजय भाई हो, सब लोग का डिमांड है। छोटू जी, बीजेपी तो सपोर्ट कर रही है, बीजेपी के नेताओं का बयान आया है कि निश्चित तौर पर नीतीश जी ने काम किया, लेकिन भाई आरजेडी का और कांग्रेस कह रही है कि ये तो भारत रत्न को अब बीजेपी वाले बेच रहे हैं और यही वजह है कि जेडीयू अब नीतीश कुमार को भारत रत्न दिलवाना चाह रही है। आरजेडी और कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, जब मौका मिला तो किसी को मान सम्मान दिया, क्या जानता है मान सम्मान क्या होता है? आप भी जानते होंगे, जो मान समाज जो समाज में रहा, जो विकास किया,
जो अपना और अपना परिवार तक सीमित है। गांधी जी का क्या है ये कांग्रेस का क्या है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेज प्रताप, तेजस्वी, एगो नया लॉन्चिंग रोहनी। किसका बात आप कर रहे हैं? कहाँ नीतीश बाबू के परिवार का एगो नाम बता दीजिए। दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश देख रहा है। नरेंद्र मोदी जी का परिवार का दूसरा नाम बताइए। क्या ये लोग बात करेगा? सिर्फ अपने और अपने परिवार तक सीमित है। मौका मिला आपकी पार्टी में भी तो कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने बच्चों को टिकट दिया है। देखिए, कई नेताओं की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ 2 आदमी का नाम बोला कि देश में नरेंद्र मोदी, राज्य में नीतीश बाबू। कोई दाग बता दीजिए। हम पे भी दाग हो सकता है, लेकिन हमारे नेता पे नहीं। आरजेडी तो लगातार सवाल खड़े कर रही है। आप देख रहे हैं कि लोगों ने मीटर को लेकर के आंदोलन शुरू कर दिया। आज मोहन प्रकाश जी पटना आए हुए हैं दिल्ली से, या कांग्रेस। ये लोग को बेचैनी होल है। बिजली रहता नहीं था 24 घंटा में। पटना में बिजली डेली हम लोग ना हंगामा करते थे। डाक बंगला चौराहा पे सबसे बड़ा जनरेटर हाउस बंद होके चल गया। एलिवेटर कंपनी का सबसे बड़ा जनरेटर बंद हो गया। काहे भाई? तो बिजली नहीं कटता है, कोई जनरेटर नहीं खरीदता है। और इनका दौर क्या था? पैसा दे दीजिए और सरकार को बिजली नहीं। सब चोरी के बिजली जला जला के किसी को बिजली नहीं मिला। क्या बात करेगा मीटर का? छोटू जी, उस दौर में तो आरजेडी के साथ आप भी हुआ करते थे, लालू जी के बगल में बैठते थे, मैंने देखा है ना। सही बोले, मैं भी था, लेकिन हमारे मैं कोई मंत्री विधायक एमएलसी नहीं था। मैं एक सिपाही था और मैंने देखा। अगर अच्छा रहता तो वहीं ना रहते। 16 साल से हम यहाँ आ गए। हम थे वहां तो हम पे 107 का FIR है। हम कोई बिजली मंत्री थे? हम कोई एमएलसी थे, एमएलए थे? हम तो एक सिपाही थे, वर्कर, मजदूर जो होता है। हम देखे, मेरे लायक वहां नहीं था। जहाँ पढ़ाई स्कूल में आप पढ़े थे, पिताजी कभी हमारे एडमिशन करा दिए थे देवी दयाल स्कूल में। 6 महीना पढ़े, पढ़ाई नहीं समझ में आया, पाटलिपुत्रा में करा दिए। उसी तरह उस समय हम स्टार्टिंग किए वहीं, हमको अच्छा नहीं लगा, तब ने विकास पुरुष के साथ है और गरज के बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव दुबई में बैठ करके लगातार ट्वीट कर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर घेर रहे हैं। कल उन्होंने कहा कि भाई बिहार में ब्यूरोक्रेसी जो है वो चरम पर है। अब नीतीश जी की बात कोई अधिकारी सुनते नहीं है। यानी कि आरजेडी पूरे तरीके से अब जेडीयू को घेरने की तैयारी में है। एक साल आरजेडी छटपटा रहा है। आरजेडी को हल्दी नीतीश जी के आशीर्वाद से लगा। तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री जो बने, देखिए बेचैनी होता है ना। जो मछली को आप दाना देते हैं और उसी मछली को अगर पानी से निकाल दीजिए तो मछली छटपटाएगा कि नहीं? अब तो तेजस्वी जी देख रहे हैं कि अब राघोपुर से हम जीतेंगे कि नहीं। यहाँ बिहार में हल्दी बिना नीतीश जी के कोई के लगने वाला नहीं है। ये बेचैनी, ये प्यार का छटपटाहट है। ये बेचैन है। अगर ये काम करने वाले रहते तो इनका क्षेत्र डूबा हुआ है, इनका जनता डूबा हुआ है, दुबई में घूम रहे हैं। अब क्या हम इनके खिलाफ बोले? खुद आप ही बोल दिए, जनता देख रही है। एक मेरा नेता बोलते हैं कि नीतीश बाबू बीमार हैं, थक गए। नीतीश बाबू थके हैं कि आप थके ही तो देश की जनता और विदेश की भी जनता देख लिया। नीतीश बाबू तो दिल्ली बारे में घूम रहे हैं, राहत पहुंचा रहे हैं, और आप दुबई में ऐश मौज कर रहे हैं। अरे इस समय दुबई जाने का है? क्यों गए हैं दुबई? चुनाव में आके बड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर से घूमते हैं। अभी ना हेलीकॉप्टर से घूमना चाहिए, जाके घर घर आंसू पोंछना चाहिए, राहत का सामान देना चाहिए। आपके पास तो इतना धन संपत्ति है कि बिना सरकार के धन से भी आप चाहिए तो बाढ़ को अकेले आप देख लीजिएगा, इतना भगवान आपको रुपया दिया है। लेकिन किसी को आप एक गिलास पानी और एगो बिस्कुट भी दी है? जनता बता देगी 2025 में। छोटू जी का आखिरी सवाल है, कार्यकारिणी की बैठक में ये तय हुआ है कि एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट रहेगा और इसके लिए विधिवत नेताओं को जिम्मेदारी भी दी गई है ताकि एनडीए में किसी भी तरीके की बयानबाजी ना हो। आपको लगता है कि जिस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस की बौखलाहट है एनडीए को तोड़ने की, उसमें वो लोग सफल हो सकते हैं और फिर कल की तारीख में आरजेडी के साथ आप लोग जा सकते हैं? कभी नहीं। ये जो भूल हो गई, अब सबके सामने, जनता के सामने, लोग के सामने नीतीश जी कह दिए कि अब ऐसा कभी नहीं होगा और हम लोग एनडीए के साथ हैं। और हमारे नेता विकास पुरुष नेता है नीतीश बाबू, किसी के साथ नहीं जाते हैं। नीतीश बाबू का विकास और नीतीश जी का इतना विकास है कि सब लोग नीतीश जी के साथ रहना चाहता है। सर एक सवाल और है, ललन बाबू नहीं आए थे आज की बैठक। ललन बाबू अब कैबिनेट में मंत्री हैं, भारत सरकार में नहीं आए। कल परसों ना साथ में थे। ललन बाबू हम लोग के सर्वोपरि नेता हैं। अरे मंत्री है भारत सरकार में,
ऐसा थोड़े है कोई नहीं आया, ये तो हमारे पार्टी के पूरे मुख्यमंत्री के बाद वही हैं। अशोक चौधरी के मुद्दे को लेकर के परबत्ता के विधायक संजीव जी ने सवाल खड़ा किया, जहानाबाद के जो आपके हैं उन्होंने सवाल खड़ा किया। ये लोग सवाल का कोई अशोक चौधरी जी के खिलाफ जो बोलता है बेकार है। अशोक चौधरी ऐसा नेता है जो कि सबको मान और सम्मान देते हैं। अब किसी का व्यक्तिगत कोई किसी को किसी से हो तो दूसरा बात, संजीव भाई को तो मीडिया में बोलना भी नहीं चाहिए, मेरा जो समझ है। आप पार्टी के माननीय विधायक हैं और वो मंत्री हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, अब मीडिया के सामने एकदम नहीं बोलना चाहिए। हमको ठीक ठाक है पार्टी। हाँ, पार्टी में सब एक नेता एक चुनाव चिन्ह, नीतीश कुमार तिरछा, बाकी कुछ एक नहीं। सवाल और अभी याद में दिमाग में आया कि उमेश जी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की बात चल रही है, ये भी जानकारी है। कौन विरोधी ये सब बात बोल दिया है? जब पार्टी का अभी 15-20 दिन 1 महीना पहले गठन हुआ, उमेश कुशवाहा जी के नेतृत्व में जब महासचिव सचिव राज कार्यकारिणी बना, सब कुछ हो गया, तो वो तो आप पढ़े लिखे खुद समझ सकते हैं कि अब 25 तक अध्यक्ष यही रहेंगे, ये तो आप खुद समझ सकते हैं। चलिए छोटू जी, बहुत धन्यवाद। तो ये छोटू सिंह हैं और पार्टी के महासचिव हैं, और आप अभी इनकी बात आसिया जी सुन रही थी कि इनका कहना है कि भाई पार्टी पूरे तरीके से इंटैक्ट है, और कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि एनडीए के नेतृत्व में, यानी कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। और कहीं से लेकिन राजीव जी, उससे पहले झारखंड में भी चुनाव है और यहाँ भी जदयू दावेदारी कर रही है, एनडीए का हिस्सा है। लगातार मंत्री अशोक चौधरी भी कई बार झारखंड का दौरा कर चुके हैं, तो क्या ऐसे में यहाँ भी सीटों पर दावेदारी जदयू करेगी? किस तरह झारखंड में चुनावी मैदान में जदयू उतरेगी? छोटू जी, एक सवाल है, आसिया जी एंकर हैं, कि आप झारखंड में कितनी सीटों की दावेदारी कर रहे हैं? क्योंकि लगातार झारखंड में कल हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह कहा था कि भाई जेडीयू के साथ जो है सिर्फ बातचीत होनी बाकी है, तो आप लोगों की कितने सीटों की दावेदारी? देखिए, ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो हमारा नेता जो प्रभारी है, इनसे हमारी बात हुई है, सब फिट है। सीट का खुलासा तो कीजिए। खुलासा हो जाएगा समय पे, फिर आपका न्यूज बेकार हो जाएगा ना। ब्रेकिंग कैसे चलाइएगा, इसलिए तनी समय आने दीजिए। चलिए आशा जी, तो मतलब बातें लगभग हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने सीटों का खुलासा नहीं किया है छोटू जी ने, और कहा है कि अशोक चौधरी वहां पर सारा कुछ देख रहे हैं, बातचीत हो चुकी है। और हमारे साथ महीं पे हैं, जेडीयू बीट लगातार देख रहे हैं, विवेक सुबह से यहाँ पर लगातार लगे हुए। हम इनसे भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सुबह से जब विवेक यहाँ मौजूद थे 10 बजे से, तो उन्होंने क्या कुछ देखा। विवेक, आज सुबह से आप यहाँ मौजूद थे कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ खास रहा? कौन कौन से नेता बैठक में नहीं आए? परबत्ता के विधायक संजीव कुमार ने विरोध भी किया है, तो क्या कुछ आपने देखा? क्योंकि 4-5 घंटे से आप यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे। जी बिल्कुल, हम सुबह से यहाँ पे जब से 10 बजे से थे, तमाम जो सांसद और तमाम जो विधायक पहुँचे, लेकिन सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि ललन सिंह कब पहुँचेंगे। ललन सिंह नहीं पहुँचे, उनका 2 घंटा तक इंतजार किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद 10:50 में पहुँचते हैं और उसके बाद बैठक शुरू हो जाती है 11:10 में, और उसके बाद जो उनके इंतजार रहता है, लेकिन उनके वो नहीं पहुँचते हैं, ललन सिंह नहीं पहुँचते। उसके बाद ये भी अटकलें लगती है, क्या ललन सिंह की नाराजगी है? क्या ललन सिंह को लेकर जिस तरीके से 2 दिन पहले कल जो इनविटेशन भेजा गया था, जेडीयू के जो प्रेस ग्रुप है उसमें इनविटेशन भेजा गया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी रहेंगे, और साथ ही साथ जो कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा, वो भी मौजूद रहेंगे। लेकिन सुबह संशोधन करके भेजा जाता है और कहा जाता है कि ललन सिंह उसमें नहीं, ललन सिंह का कहीं भी नाम नहीं रहता। यानी कि कहीं ना कहीं जो उनके जेडीयू के जो नेता कह रहे हैं कि उनकी कुछ निजी व्यस्तता होगी, उसके कारण वो नहीं आए। ऐसे में वो जो सदस्य जो गठन की गई है उसका वो सदस्य भी है, ऐसे में उनका नहीं अनुपस्थित रहना कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा करता है। लेकिन बैठक में कई बड़े महत्वपूर्ण ये भी तो हो सकता है कि चूंकि मुंगेर के इलाके में बाढ़ बहुत जबरदस्त आया हुआ है, वहाँ के वो लोकसभा सांसद हैं, मंत्री भी, तो हो सकता है कि अपने इलाके में हो। बिल्कुल, वो अपने क्षेत्र में हो सकते हैं, लेकिन बैठक में उनका पहले नाम दिया गया कि हाँ वो उस बैठक में शामिल होंगे। उनके लिए बगावते कुर्सी लगाई गई है, फिर वो कुर्सी के बगल में बैठते हैं विजय चौधरी, कुर्सी के बगल में बैठते हैं प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बगल में विजय चौधरी और अशोक चौधरी के बीच कुछ अनबन चल रहा है। अशोक चौधरी ने बयान भी दिया था 2 दिन पहले। क्या आपको लगा बैठक में कि कुछ दूरियां दिख रही थी दोनों में?
नहीं, बिल्कुल अभी जो प्रवक्ता के जो विधायक हैं संजीव, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो हम लोगों को गाली देंगे, भूमिहारों को जो गाली देंगे, उनको प्रमोशन किया जा रहा है। देखा नीतीश कुमार ने उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिए। इसको लेकर विरोध तो जरूर देखने को मिला। दो नेता खड़े होकर वो सीधे तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिकायत की कि ऐसी जो भूमिहार जाति को, जिसने भूमिहार जाति ने आप लोग को साथ दिया, शुरू से नीतीश कुमार के साथ रहा, आज उनको कही जाए तो विरोध कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो कोर वोट बैंक जो है, वोट बैंक पे ये कही जाए तो वोट बैंक खतरे में है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में इसका भी परिणाम देखने को मिलेगा। लगातार जब से वो बयान दिए उसके बाद देखा खुलकर नीरज कुमार ने भी विरोध किया। इसके बाद अशोक चौधरी का बयान आया कि जो पर्दे के पीछे विरोध किया करते थे वो भी सामने आ गए। यानी कि कहीं ना कहीं अब जो अशोक चौधरी को एक जो कहा जाता है डिमोशन के जगह प्रमोशन मिल गया, तो उसे में भी सवाल उठ रहा है कि उनको डिमोशन होना चाहिए, उनको प्रमोशन कर दी गई है। महिप भी है, महिप जेडीयू बीट आप कवर करते हैं। आज की बैठक में आपके अनुसार क्या कुछ खास रहा? सबसे पहला बात कि जो एनडीए में टूट की बात आ रही, जिस तरह से चिराग पासवान है वो पिछले विधानसभा चुनाव में लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ जो है वो एकजुट थे और लगातार वो कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए हम नीतीश कुमार को नहीं आने देंगे। उसके बाद से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में कहा जाए तो तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गए थे और अब जब एक साथ हो गए हैं तो फिर से ये टूट ना हो जाए, इसके लिए जो लगातार बयानबाजियों का दौर है उस पर अंकुश लगाने के लिए कहा गया। साथ ही ये भी कहा गया नीतीश कुमार की तरफ से कि हम लोग एक साथ रहेंगे, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। यानी बिहार विधानसभा चुनाव फिर से इफेक्टिव ना हो और तीसरे नंबर की जो अब हम पार्टी हैं उनमें कहीं से हमें कोई डैमेज कंट्रोल ना झेलना पड़े, उसके लिए हम सभी लोगों को एक समन्वय समिति बनानी होगी और सबको साथ चलना होगा। यानी कि ये कोशिश अब की जा रही है जेडीयू की तरफ से, खास करके नीतीश कुमार जी की तरफ से, कि एनडीए के भीतर जो है वो कोई वाद विवाद नहीं हो। और ये तय हो गया आज की बैठक में कि भाई अब जितना भी आरजेडी कह ले, लेकिन अब नीतीश जी आरजेडी के साथ नहीं जाने वाले हैं। जी बिल्कुल, आरजेडी कह ले या फिर कांग्रेस कह ले, जो भी लगातार लड़ाई की बात सामने आती है, भीतरघात की बात सामने आती है, इनको दरकिनार करना, इनके ऊपर ध्यान देना ही नहीं है। और नीतीश कुमार ने एक महत्वपूर्ण बात बोली है सभी प्रवक्ताओं को कि आप लोग आपस में ना भिड़े, क्योंकि अगर आपस में भिड़ते हैं, जैसा कि प्रवक्ता के विधायक ने कहा, उसके बाद संजीव जी ने कहा, उसके बाद कुछ दिन पहले जो इनके एमएलसी हैं नीरज कुमार, अशोक चौधरी का बयान, तो ये जो अंदर खाने में लड़ाई चल रही है इसको नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि ये लड़ाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार के सामने में विरोध जो है अशोक चौधरी का, अशोक चौधरी बैठे हुए थे बगल में, कुछ अशोकर्ज निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को लगा होगा, थोड़ा वो फील किए होंगे कि भाई अब बैठक में हमारे साथ जो लोग बैठे हुए हैं राष्ट्रीय महासचिव, उन्हीं का विरोध हमारे विधायक कर रहे हैं। ये बिल्कुल, ये जो है इसी को डैमेज कंट्रोल को वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार। उन्होंने साफ कहा है कि इस तरह की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, जिनको जो भी दिक्कत है आके हमसे बात करें। उन्होंने साफ कहा कि जो ये बाहर बातें जाती हैं उसका डैमेज हमें ही होगा, उसका नुकसान हमें ही झेलना पड़ेगा विधानसभा चुनाव में। अभी 4 आपको विधानसभा चुनाव है, इसमें एनडीए की सीट शेयरिंग होगी, कौन कहां से लड़ेगा। अच्छा, 4 सीटों का जो उपचुनाव, उसको लेकर क्या चर्चा? उसको लेकर यही चर्चा हुई है कि हमें एकजुट रहना है और इस बार चूंकि फाइनल के पहले सेमीफाइनल होता है, 2025 में जो है वो फाइनल मैच है, तो सेमीफाइनल मैच से ही ना बताया जाएगा कि भाई रुख क्या है। तो अभी अगर हम लोग आपस में विवाद करेंगे तो जनता के बीच बहुत ज्यादा जो है गलत मैसेज जाएगा और ये चीज नहीं होना चाहिए। इसको लेकर साफ साफ नीतीश कुमार ने कहा कि जो दिक्कत हो हमसे आप बात कीजिए, भाया मीडिया क्यों जाते हैं, क्यों ऐसी बातें आप लोग कहते हैं, क्योंकि अभी नवंबर में उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, और अगर उसमें हम लोग अगर डैमेज हो जाएंगे तो आगे क्या मैसेज जाएगा जनता के बीच। तो विवेक, एक चीज मेरे जहन में अभी आया सवाल, चूंकि आप सुबह से थे यहाँ, नीतीश कुमार के विषय में कहा जाता है कि वो थोड़ा अस्वस्थ चलते हैं। विपक्ष ये आरोप लगाता है कि उनका दिमाग काम नहीं करता है। आप 4-5 घंटे यहाँ रुके हैं, क्या आपको लगा नीतीश जी की बॉडी लैंग्वेज को देखने के बाद? जी बिल्कुल, नीतीश कुमार जब बैठक में जो ये कही जाए तो समय सीमा जो होता है उस समय दो उनका जो शेड्यूल था, शेड्यूल 10:50 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। जो विपक्ष जो लगातार सवाल उठाता है कि अस्वस्थ हैं, तो उनके याददाश्त अगर जिस तरीके से कहा जाए विपक्ष कहते हैं कि कमजोर है, तो वह समय सीमा पर अपने अपने कार्यालय पहुंच जाते हैं, बैठक की खुद अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद जो मीडिया कर्मी हैं उनको भी बुलाते हैं, खुद वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर मीडिया कर्मी भी अंदर जाते हैं विजुअल बनाने के लिए। जो हम लोग का जो काम होता है विजुअल मीडिया से बात
की उन्होंने? मीडिया से उन्होंने तो दूरी बनाई, लेकिन वो अपने जो पीछे का जो गेट है उसी गेट से निकलकर चले गए सीएम आवास के लिए। और ऐसे में नीतीश कुमार का जो विषय में जो कहा जाए तो आज कार्यकर्ताओं को कई टिप्स दिए हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कि आगामी विधानसभा चुनाव 225 सीटों पर लड़ना है और 225 सीटों में एनडीए को बहुमत दिलवाना है, एनडीए के साथ लड़ना है और 2 बार जो गलती हो गई है वो गलती को दोहराना नहीं है। और जो हमारी जो योजना जितना चल रही है, एक चीज मैं आपको करेक्ट करता हूँ, 225 नहीं 243, क्योंकि 243 विधानसभा सीट है। भाई साहब, आप यहाँ लंबे समय से खड़े हैं, आप भी जेडीयू से जुड़े हुए हैं। समर्थक आप कह सकते हैं और कट्टर समर्थक भी कह सकते हैं आप। यकीनन जो बिहार के हरदिल अजीज ये नेता हैं और बिहार की जनता, मैं भी कह सकता हूँ कि खोने नहीं देगी ऐसे नेता को। मैं यूँ आपके माध्यम से कह सकता हूँ कि मुझे यकीन है किसी फिक्र में ना डालेगा, खुदा है 25 में भी नीतीश कुमार जी को बिहार का सीएम जरूर बनाएगा। भाई मुस्लिम ने तो इस बार वोट किया नहीं है नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव में। एक जुमले और ले चुके मैं इस बीजेपी के साथ नीतीश जी है तो मुसलमान वोट नहीं करेगा। ये सवालात आप कर तो सकते हैं, लेकिन ये देश जात और कितने धर्म से बधा हुआ देश है, इसलिए जो भी मुख्यमंत्री होता है वो सबके लिए काम करता है। प्रधानमंत्री का जिस तरह नारा सबका साथ सबका विकास विश्वास और प्रयास घर घर तिरंगा, उसी तरीके से नीतीश कुमार का नारा ये है कि नीतीश कुमार सबके हैं। तो ये यकीनन ऐसा नीतीश कुमार जी ऐसे नेता हैं। और अभी जो 25 के एक जुमले बड़े आम हो गए हैं पटना के अंदर और बिहार के अंदर कि 25 से 30 फिर से नीतीश, तब मैं एक जुमले अलग से मैंने आपका कौम तो विरोध कर रहा है ना, वो तो नरेंद्र मोदी का विरोधी है। आपका कौम नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहा है, तो उसी का रिजल्ट है कि इस बार जो बिहार में जो सीट लूज किए हैं नीतीश कुमार, ये तो एक बड़ी वजह है। तो क्या आपका कौम नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करेगा 2025 के विधानसभा चुनाव में? क्योंकि उन्होंने तो साफ कह दिया कि भाई हम तो चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के साथ ही। मैं आपको पहली बात कहा कि मैं कौम का हूँ नहीं, तो आपका जवाब मैं इस तरह दे सकता हूँ कि कोई हमें नफरतों की पुस्तकें न पढ़ाए कि हमें भारत में अब्दुल कलाम होना है। मैं उस सोच का इंसान हूँ। तब एक जुमले खास के मुख्यमंत्री के लिए ये सब गालिब की जो लिखी हुई पंक्तियां, ये सब सही है अपनी जगह, पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब वोटिंग करने लोग जाते हैं तो फिर दिमाग में ये चीज चला आता है। नहीं, यकीनन जो नीतीश कुमार जी को समझते हैं और हम लोग समझते हैं तो यकीनन नीतीश कुमार जी पे ही वोट जाएगा मेरा। अब रहा, मैं अपने कौम का ठेकेदार नहीं हूँ। मैं इसलिए अब्दुल कलाम का शेर में पढ़ा हूँ कि मैं इंसान, एक मर्द एक औरत से सारे संसार को खुदा ने बनाया है। जब आपने कहा है तो एक जुमले खास के ले जाइए ये मेरी तरफ से कि बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नीतीश चच्चा बाकी सब बच्चा, बाकी सब बच्चा। तो आपका नाम क्या, अपना नाम बता। मेरा नाम मोहम्मद आसिम भारती है जी। इसलिए आप बोलते बड़ा अच्छा है और बहुत अच्छा आपने बताया भी नीतीश जी के विषय में। तो मतलब नीतीश जी आप लोगों के आदर्श हैं। यकीनन मैं चूंकि मैं पढ़ाता हूँ और पाटलिपुत्रा शिक्षक हैं आप की सरजमीन पर, तो अच्छी तरह मैं जानता हूँ। IAS IPS ये सब अधिकारी को करीब से जानता हूँ, मुस्लिम भी अगर उसमें है तो मैं उन सबको जानता हूँ और खुद नीतीश कुमार जी को मैं पढ़ता हूँ। वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो कानून आ रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो सब देखिए, वो जब आप फिर अब घेर लेंगे ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो सब होता है ना, यहाँ कितने जात जितने धर्म के लोग हैं उनके हजारों लाखों छोटे बड़े संगठन है, वो घात छिलने के लिए नहीं है। छोटे जहां भी देश और राज्य में हुकूमत है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत शरिया इदारा शरिया का काम है वो, और वो करेंगे और वो जो अपनी बात रखेंगे नीतीश कुमार जी उसकी सुनते हैं बराह रास्त। इसलिए मैं आपको एक जुमला और देता हूं कि नीतीश कुमार जी के जितने भी धर्म के धर्म गुरु हैं, जिंदे जो धर्म गुरु हैं जितने भी धर्म के, उनकी दुआ तो इनके साथ है ही। जो दुनिया से चले गए धर्म गुरु सब, उनके जब मज़ारों पे मैं जाता हूँ और तसव्वुर की दुनिया में गुम होता हूँ, तो वो कहते हैं कि नीतीश कुमार ही तुम्हारा हर दिल अजीज है और उसके बिहार की जनता हरगिज खोने न दे। नीतीश कुमार जी से अच्छा बिहार का सीएम हो ही नहीं सकता। तो आसिया जी, आप सुन रहे थे, ये समर्थक हैं और इन्होंने तो जबरा फैन एक शब्द आपने सुना होगा, तो ये नीतीश कुमार के जबरा फैन ही नजर आ रहे हैं। इन्होंने अपनी बातों को रखा और चूंकि लंबे समय से ये साथ थे तो मुझे लगा कि भाई इनकी भी बात जो है वो स्क्रीन पर जानी चाहिए। और ये जबरदस्त तरीके से फैन, देखिए नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी का एक बड़ा आधार रहा है। 2005 में जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने कहा कि भाई जात को तोड़ो समाज को जोड़ो, और यही वजह है कि आप देखिए कि 2010 में जब बिहार में चुनाव हुआ था तो उसमें मुझे याद है कि मात्र 20 सीट पर आरजेडी सिमट गई थी, जो कि मुस्लिम की सबसे बड़ी हिमायती पार्टी खुद को बताती है, और नीतीश कुमार के प्रति तमाम कौम के लोगों ने अपना समर्थन दिया था। तो ये भाई साहब अभी हमारे साथ
को बता रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई चलिए कम से कम एक भी ऐसा शख्स है, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में आप देखे होंगे कि ये कहा जा रहा था कि भाई जेडीयू का जो वोट परसेंटेज है वो इसलिए गिरा है क्योंकि मुस्लिम कौम ने जेडीयू को अपना समर्थन नहीं दिया है। लेकिन ये भाई साहब बता रहे हैं कि नहीं भाई, नीतीश कुमार के साथ मुस्लिम कौम कल भी साथ थी, आज भी साथ है, वो नरेंद्र मोदी के साथ रहे या फिर किसी के साथ रहे, लेकिन जो एक खास कौम है वो नीतीश कुमार के विकास के साथ और नीतीश कुमार के साथ आज भी खड़ा है, मौजूद है। जी आसिया जी। चलिए, शुक्रिया राजीव जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब अगले साल बिहार में भी विधानसभा का चुनाव होना है और उसके लिए पार्टियां मंथन कर रही हैं, तैयारियां कर रही हैं। जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक उसी परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं और खासकर झारखंड में भी चुनाव होना है, इस पर भी चर्चा हुई है क्योंकि एनडीए का हिस्सा है जदयू। तो झारखंड में भी सीटों की डिमांड जदयू ने की है। अब कितनी सीटों पर झारखंड में जदयू चुनाव लड़ेगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा जब जेडीयू में सीट शेयरिंग की घोषणा होगी।